वेरी गुड इवनिंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं वो सभी ताजा खबरें और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक हैं। सेशन के आखिर में हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी। आप अवश्य ही इनको अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि इससे भी आपको एग्जाम्स में अत्यंत लाभ मिलेगा। विद दिस चल के देखते हैं 30 दिसंबर यानी कि आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी जरूरी खबरें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नेशनल अफेयर्स की, अर्थात राष्ट्रीय मामलों की। और यहां जो सबसे पहली खबर हमारे सामने है वो कुछ इस प्रकार है कि इंडियन स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस पहली इंडियन कंपनी बनी है जिसने टेस्ट फायर किया है एक सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन। और क्या नाम है इस रॉकेट इंजन का? तो इसका नाम है कलाम 5। With this, Skyroot Aerospace has become first private Indian company to have done such an initiative. इसके साथ ये भी देखते हैं कि क्या है उद्देश्य इस प्रकार के टेस्ट का। तो the reason behind testing this solid fueled rocket engine was that it will be used in its maiden rocket Vikram 1, एक ऐसा रॉकेट जो अभी एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग जिसकी हो रही है और जिसका शेड्यूल टारगेट होने वाला है अगले वर्ष यानी कि दिसंबर 2021 में इसरो की सहायता से इसको लॉन्च करने का प्लान बनाया गया है। इसके साथ यह भी जानना जरूरी है दोस्तों कि कलाम 5 आखिर किस प्रकार का इंजन है। तो कलाम इज अ सीरीज ऑफ सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन्स जिनकी कैपेसिटी कुछ इस प्रकार है कि दे हैव अ थ्रस्ट रेंजिंग फ्रॉम 5 kN टू अप्रोक्सीमेटली 1000 kN, यानी कि 100 टन के रॉकेट हैं ये। और अगर बात की जाए कि इनकी सहनशीलता या कहा जाए कि इनकी क्षमता कितनी बड़ी है तो आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि ये बनाए ही गए हैं तकरीबन 66 एटमॉस्फेयर्स का कंबशन प्रेशर झेलने के लिए और तकरीबन 30,000 सेल्सियस के तापमान को बर्दाश्त करने के लिए इनका निर्माण किया गया है, यानी कि वास्तविकता में बहुत ही हाई कैपेसिटी रॉकेट्स हैं ये। अब यहां यह जानना भी आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि आखिर सॉलिड फ्यूल्ड इंजन्स होते क्या हैं। तो जब बात होती है दोस्तों सॉलिड फ्यूल इंजन्स की तो आप याद रखिएगा कि ये कुछ इस प्रकार के हाई थ्रस्ट और कम कीमत वाले इंजन होते हैं जो कि अपने प्रोपेलेंट को एक सॉलिड के फॉर्म में यूज करते हैं और लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। यहां पे फ्यूल को यानी कि ईंधन को ऑक्सीडाइजर के साथ कंप्रेस करके मिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद इसको एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है जिसके कारण रॉकेट अपना संचालन शुरू करता है। अब क्योंकि हमने अभी अभी चर्चा करी है इसरो के बारे में यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये भी मैं आपको अवश्य याद दिलाना चाहूंगी कि इसरो भारत का ऐसा नेशनल स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे के दिन वर्ष 1969 में इसकी स्थापना करी गई थी और मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स की अगर बात की जाए तो ये कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर में स्थित है। और इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई जो कि आर्किटेक्ट भी माने जाते हैं भारत के स्पेस प्रोग्राम के। और साथ में ये भी आप याद रखिएगा कि डायरेक्टर यहाँ के हैं इस समय कैलाशा साविदु, एक ऐसा नाम जो बहुत ही चर्चित हुआ था हाल ही में जब भारत ने अपना चंद्रयान प्रोग्राम शुरू किया था। आप ये भी जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट बनाई थी आर्यभट्ट जिसको कि सोवियत यूनियन की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। और रोहिणी was the first satellite to be placed in orbit by an Indian made launch vehicle SLV-3। इसके साथ इसरो ने एक लूनर ऑर्बिटर चंद्रयान 1 भी भेजा था 2008 में जिसने मून की सतह में पानी यानी कि लूनर वाटर आइस के फॉर्म में ढूंढ निकाला था। और इसके साथ मार्स ऑर्बिटर मिशन का नाम भी आप अवश्य याद रखिएगा जो कि सितंबर 2014 में गई थी मार्स के ऑर्बिट में और जिसने भारत को पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होने वाला देश बना दिया था। तो ये सभी छोटे बड़े फैक्ट्स इसरो से संबंधित हैं और एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी जरूरी होते हैं जिनको आप ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ अब चल के देखते हैं कि दूसरा कौन सा राष्ट्रीय मुद्दा आज हमारे सामने है। और यहां जैसा कि आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन्होंने
तिहान आईआईटी हैदराबाद लॉन्च किया है। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, इसका उद्घाटन किया है। और क्या है ये? तो ये है भारत का पहला टेस्ट बेड फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम्स, दोनों ही धरती के स्तर पे भी और हवाई स्तर पे भी। अब द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको डीएसटी कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, उसने 135 करोड़ का फंड सैंक्शन किया है आईटी हैदराबाद में नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स यानी कि NMICPS के अंतर्गत विद द इंटेंशन ऑफ सेटिंग अप अ टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होने वाला है, बिकॉज इस मिशन के अंतर्गत इस हब में अब तरह तरह की इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एक्टिविटीज करी जाएंगी रिसर्च के उद्देश्य से। और ये जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बन रहा है, इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है सेक्शन 8 कंपनी के अंतर्गत, एंड नाउ इट विल बी अ पार्ट ऑफ आईआईटी हैदराबाद इंस्टीट्यूट। यहां ये भी आप याद रखिए कि जो हब बनाया जा रहा है, इसका फोकस आखिर क्या है? तो करीब करीब 4 या 5 बहुत महत्वपूर्ण इसके फोकस एरियाज, आप कह सकते हैं इसके उद्देश्य के एरियाज हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट ऑटोनोमस ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र, फिर है आपका सर्वेलेंस, और उसके बाद है एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड में काम करने वाला है ये नया बनाया जा रहा हब। और क्योंकि दोस्तों हमने बात की है हैदराबाद की, तो हैदराबाद के बारे में तो बहुत ही ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट से कभी भी पूछे जा सकते हैं और बहुत दिलचस्प भी हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हैदराबाद, जिसको कि आप जानते ही हैं कि कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना की, और साथ साथ में डी ज्योर यानी कि एक ऑफिशियल कैपिटल भी है आंध्र प्रदेश की। इसको सिटी ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बनाए गए मोती और उनसे क्रिएटेड आभूषण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। विद दिस ये भी आप याद रखिए कि हैदराबाद अपने और भी कई प्रकार के इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी फेमस है। और न कि सिर्फ हुसैन सागर को हम याद करते हैं हैदराबाद के संदर्भ में, न कि सिर्फ चार मीनार को याद करते हैं, बल्कि इन सभी इंस्टीट्यूट्स को भी आप ध्यान में रखिए, जैसे कि सर रोनाल्ड रॉस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरासिटोलॉजी। अब ये भी हैदराबाद में स्थित है और ये रिसर्च करता है तरह तरह के ऐसे पैरासाइट्स पे, माइक्रोब्स पे, जो कि कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं। तो इनके ऊपर एक हाई लेवल रिसर्च यहाँ की जाती है। ऐसे ही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, जो कि भारत की वाइड स्प्रेड फ्लोरा और फोना के ऊपर अपनी रिसर्च और इनोवेशंस करती है। ऐसे ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन भी यहाँ स्थित है। द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसको कि ICRISA भी कहा जाता है, वो भी यहां स्थित है। सिमिलरली रामोजी फिल्म सिटी, आप जानते हैं विश्व की लार्जेस्ट फिल्म सिटी, भी यहां स्थित है। और सलार जंग म्यूजियम, हैदराबाद का जाना माना म्यूजियम, भी यहां का बहुत ही प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन है। विद दिस दोस्तों, अब चल के हम लोग देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में आज हमारे पास कौन सी खबरें हैं। तो सबसे पहली और जरूरी खबर यहां है कि किस प्रकार भारत और वियतनाम की नौसेना ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है और इसका नाम है पैसिक्स 2020। अब ये कहां करी गई है? तो ये करी गई है साउथ चाइना सी में। आप जानते ही हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते किस प्रकार से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बदलाव आ रहा है, और स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को तो चाइना से जिस प्रकार एक बढ़ता हुआ खतरा नजर आ रहा है, तो ऐसे में इंडिया और वियतनाम की पार्टनरशिप और इनका मैरीटाइम कोऑपरेशन बहुत ही जरूरी है दोनों देशों की सिक्योरिटी के लिए। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली यह है कि INS किल्तान, यानी कि ये एक ऐसा मैरीटाइम शिप है जिसने कि इस एक्सरसाइज में भारत की ओर से पार्ट लिया है। और INS किल्तान वियतनाम के ना रोंग पोर्ट पहुंचा, जो कि वियतनाम की फेमस हो ची मिंह सिटी में सिचुएटेड है। क्या उद्देश्य था इसके वहां पहुंचने का? उद्देश्य था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी कि मदद करना वियतनाम के लोगों की, क्योंकि वो लोग फ्लड से इस समय जूझ रहे हैं। तो टू प्रोवाइड 15 टन ऑफ रिलीफ मटेरियल अंडर मिशन सागर इस मैरीटाइम शिप को भेजा गया था। क्योंकि हमने बात की है मिशन सागर की, तो ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हमने अपने एक सेशन में डिस्कस भी किया था कि मिशन सागर एक मेजर माइलस्टोन है भारत के रिश्तों में विद द कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन।
और it was launched and started by Indian Prime Minister Shri Narendra Modi with his vision of security and growth for all in the region. अब INS खिलतान की क्योंकि बात हो रही है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक सिंबल है, आप कह सकते हैं प्रतिनिधित्व कर रहा है ये किसका, भारत के मिशन का, टू प्रोवाइड असिस्टेंस to friendly foreign countries during the ongoing COVID-19 pandemic. इसके साथ मैं ये भी आपको याद दिला दूं कि वियतनाम की हमने चर्चा की है तो आप याद रखिए कि यहाँ की राजधानी है जानी मानी सिटी हनोई और करेंसी है यहाँ की डोंग। बात अगर प्राइम मिनिस्टर की करी जाए तो प्रधानमंत्री हैं इनके गुयेन जुआन फुक। इसके साथ दोस्तों चल के देखते हैं कि कौन सी आज पर्सनालिटीज नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में हैं। तो यहां नाम आता है पद्मश्री अवार्डी फेमस डांस हिस्टोरियन सुनील कोठारी जी का। इनका हाल ही में दुखद निधन हो गया। बहुत ही समय से ये कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रहे थे और इस कारण इनको हार्ट अटैक हुआ और 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ही वॉज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन हिज करियर, लेकिन इसके पश्चात इन्होंने इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के ऊपर अपना अध्ययन शुरू कर दिया। अभी कुछ ही दिन पहले अपने सेशन में हमने चर्चा भी की थी, आपको याद होगा कि किस प्रकार से भारत के क्लासिकल नृत्य कितने प्रसिद्ध हैं, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, उड़िया। और इसी क्षेत्र में सुनील कोठारी जी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और तकरीबन 20 से भी अधिक किताबें इन्होंने लिखी हैं इंडियन डांस फॉर्म्स के ऊपर। कई अवार्ड से सराहा गया इनको, जैसे कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन 1995, पद्म श्री अवार्ड इन 2001 एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द डांस क्रिटिक्स एसोसिएशन न्यूयॉर्क इन 2011। विद दिस अब चल के देखते हैं कि बैंकिंग और फाइनेंस यानी कि बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार आज कौन से हमारे सामने हैं। तो यहां आप देख सकते हैं किस प्रकार आईसीआईसीआई बैंक ने 9 से भी अधिक परसेंटेज स्टेक एक्वायर किया है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है माई क्लास बोर्ड एजुकेशनल सॉल्यूशंस। प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईसीआईसीआई बैंक ने तकरीबन 4.5 करोड़ रुपीस की कीमत का स्टेक यहां पे एक्वायर किया है और द ट्रांजैक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि फरवरी 2021 तक ट्रांजैक्शन फॉर्मली खत्म हो जाएगा और इसके लिए किसी रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्टेक होल्डिंग जो थी वो 10% की लिमिट से कम थी। अब अगर बात हो रही है माई क्लास बोर्ड एजुकेशनल सॉल्यूशन की, तो ये एक जाना माना ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका टर्नओवर 2020 फाइनेंशियल ईयर में 12 करोड़ से अधिक था, यानी कि काफी ज्यादा और काफी महत्वपूर्ण इसका जो है टर्नओवर रहा है। विद दिस आईसीआईसीआई बैंक के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप जानते ही होंगे कि भारत का लीडिंग बैंक जिसकी शुरुआत वडोदरा गुजरात से की गई थी, इसका कॉर्पोरेट मुख्यालय मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी में स्थित है। और अगर बात की जाए कि कौन है इसके एमडी और सीईओ, तो यहाँ आप संदीप बख्शी जी का नाम अवश्य याद रखिएगा। विद दिस चल के देखते हैं बुक्स एंड अवार्ड्स के सेक्शन में आज कौन सी ताजा खबरें हैं हमारे पास। और यहाँ सबसे जरूरी खबर है कि कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी ने कन्फर किए हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020। अब ये जो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स आपके 2020 हैं, ये दिए जाते हैं टू ऑनर एग्जेम्पलरी इनिशिएटिव, यानी कि बहुत ही ज्यादा सराहनीय योगदान को सम्मानित किया जाता है इन द फील्ड ऑफ डिजिटल गवर्नेंस, और ये आते हैं अंडर द एम्बिट ऑफ नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। यहां सबसे जरूरी बात यह हो जाती है कि डिजिटल इंडिया आखिर क्या है। तो आपको याद होगा दोस्तों कि इट्स अ कैंपेन व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू इंश्योर गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू सिटीजंस इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि ऑनलाइन सब तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना सिटीजंस को इसका मेन उद्देश्य है। और भारत के इंटीरियर इलाकों में भी इसकी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जा सके सो दैट एवरीबॉडी गेट्स कनेक्टेड एंड ऑल सिटीजंस एंड ऑल कम्युनिटीज आर एबल टू मेक यूज ऑफ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सर्विसेज। इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब अगर वापस आके चर्चा करते हैं इन अवार्ड्स की, तो यहां आप ये याद रखिए कि 5 बार पहले भी ये अवार्ड्स हो चुके हैं, और ये हो चुके हैं 2009 में, 2012 में, 14 में, 2016 में और 2018 में। लेकिन यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि
टिल द ईयर 2014 इन अवार्ड्स को वेब रत्न अवार्ड कहा जाता था। ओनली इन 2016 ऑनवर्ड्स इनका नाम बदल दिया गया और उसके पश्चात से ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स कहलाए जाते हैं। और ये जो 2020 का एडिशन आप देख रहे हैं, आप याद रखिए कि ये 6th एडिशन है इन अवार्ड्स, यानी कि छठा एडिशन ऑफ डिजिटल इंडिया अवार्ड्स हुआ है इस वर्ष 2020 में। टोटल 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं ये अवार्ड। जैसे कि अगर बात की जाए इनोवेशन इन पैंडेमिक कैटेगरी में, तो यहां अवार्ड के प्राप्तकर्ता बने हैं ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विस, जिसने की बहुत ही आवश्यक और बहुत ही लाभदायक फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है सैकड़ों लोगों को पेंडेमिक के समय। इसके साथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम्स और आपदा संपूर्ति पोर्टल और प्रवासी श्रमिक पोर्टल, तो ये सभी प्राप्तकर्ता बने हैं इनोवेशन इन पैंडेमिक कैटेगरी में इस अवार्ड के। और इन सभी को अवार्ड मिला है अपनी सराहनीय सर्विसेज के लिए ड्यूरिंग द टफ टाइम्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। इसी के पश्चात अगर अगली कैटेगरी आप देखें, जो कि है एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस कैटेगरी फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, यानी कि सेंटर केंद्रीय सरकार के स्तर पे, तो यहां अवार्ड के प्राप्तकर्ता बने हैं ई कमिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगली कैटेगरी आपकी आती है एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो यहां जिनका नाम हुआ है वो है हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इनको आप अवश्य याद रखिएगा दोस्तों। और साथ में ये भी देख लीजिए कि एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि जिले के क्षेत्र पे किसको मिला है, तो ये जिले हैं खारगोन जिला मध्य प्रदेश में, अगला है आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, कामरेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और कैटेगरी है यहां, इसका नाम है ओपन डेटा चैंपियनशिप, तो यहां अवार्ड के प्राप्तकर्ता है हेल्थ सेक्टर डेटा ऑन ओजीडी, यानी कि ओपन गवर्नमेंट डेटा, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि एमएसएमई सेक्टर। एग्जेम्पलरी प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में अवार्ड के प्राप्तकर्ता है पीसीएस, यानी कि पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम, सर्विस प्लस और इंटीग्रेटेड टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आईटीएमएस। इसके साथ अब चल के देखिए जूरी चॉइस अवार्ड में किसको मिला है अवार्ड, तो यहां अवार्ड के प्राप्तकर्ता है आरोग्य सेतु और ई ऑफिस। लेकिन अगर आरोग्य सेतु की बात हो रही है तो यहां हम आपको जरूर याद दिलाना चाहेंगे कि आरोग्य सेतु एक इंडियन कोविड-19 का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सिंड्रोमिक मैपिंग और सेल्फ असेसमेंट डिजिटल सर्विस मोबाइल ऐप है। आपने इसका नाम अवश्य सुना होगा, कुछ ही महीने पहले बहुत ही चर्चा में रहा है ये, क्योंकि जब कोविड-19 पेंडेमिक फैलना शुरू हुआ तो इसी की मदद से लोगों को इंफॉर्मेशन मिली कि कितने ऑलरेडी पॉजिटिव लोग उनके आसपास हैं, और इसमें अपना नाम दर्ज कराने से लोगों ने मदद भी की है कम्युनिटी की, और गवर्नमेंट को भी डेटा प्रोवाइड करने में बहुत सहायता दी है। और इसको डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एक पुराने ऐप का ये अपडेटेड वर्जन है, और पुराने ऐप का नाम था कोरोना कवच, जिसको कि बाद में सरकार द्वारा डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। विद दिस अब चल के देखते हैं कि अगली खबर कौन सी हमारे पास है बुक्स और अवार्ड सेगमेंट में। तो हाल ही में यानी कि आज ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक किताब रिलीज की है, जो कि एक बुकलेट है ऑफ ईयर एंड, यानी कि पूरे साल में अपने जितने भी इनके अचीवमेंट और उपलब्धियां हैं इनको हाईलाइट करके एक बुकलेट रिलीज करी है रेलवेज ने, जिसका नाम है बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत। इस पुस्तक में कई तरह के टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि लाइफलाइन ऑफ द नेशन इन टाइम्स ऑफ कोविड, इसके साथ रेल सुरक्षा पे भी बात की गई है, एक बेहतर कल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे बात की गई है, जो नॉर्थ ईस्ट सिस्टर स्टेट्स हैं आपके, उनको किस प्रकार से कनेक्ट किया गया है अंडर कनेक्टिंग द 7 सिस्टर्स इनिशिएटिव, इस पे भी बात की है। किताब में लिखा है अबाउट आत्मनिर्भर भारत, अबाउट स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत, अबाउट ग्रीन रेलवेज, अबाउट स्किलिंग इंडिया, प्रोस्पेरिटी इन फार्म्स विद किसान रेल, और किस प्रकार से प्लेटफॉर्म
ऑफ प्रोग्रेस बना है ये, एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन ऑपरेशंस की भी चर्चा हुई है इस पुस्तक में। इसके अलावा और भी कई बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इस पुस्तक में। विद दिस दोस्तों, अब चल के डिस्कस करते हैं आज कुछ बहुत ही दिलचस्प फैक्ट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कभी भी आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं और जिनको जानना बहुत आवश्यक भी है क्योंकि ये भारत की संस्कृति से बहुत डीपली जुड़े हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडियन फोक पेंटिंग्स के क्षेत्र की। अब इंडियन फोक पेंटिंग और आर्ट स्टाइल की जब बात हो रही है तो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा सा ललित कला एकेडमी के बारे में। आपने सुना होगा कि ये नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट भी कहलाई जाती है और ये भारत की एक बहुत ही उच्च स्तर की नेशनल एकेडमी है फाइन आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है ये और ये स्टैब्लिश हुआ था नई दिल्ली में वर्ष 1954 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए? टू प्रमोट एंड प्रोपोगेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन आर्ट इन एंड आउटसाइड द कंट्री। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। इसके साथ ये भी आप याद रखिए कि ललित कला एकेडमी के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। विद दिस अब चलिए शुरू करते हैं थोड़ी सी चर्चा अपने सभी इंटरेस्टिंग आर्ट फॉर्म्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं मधुबनी आर्ट की। आपने सुना ही होगा कि मधुबनी आर्ट ओरिजिनेट हुई है मिथिला रीजन ऑफ बिहार से और इसको जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस भी मिला है क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है। इसकी खास बात यह है दोस्तों कि इसको बनाया जाता है पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस से, यानी कि चावल के चूर्ण से इसको बनाया जाता है और इसके 5 अलग अलग डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स हैं जैसे कि भरनी आर्ट, कचनी आर्ट, तांत्रिक, गोदना और कोहबर। और भारत में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिथिला आर्ट भी सिचुएटेड है जो इस आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए और प्रमोट करने के लिए यंगर जनरेशंस में एक बहुत ही सराहनीय कंट्रीब्यूशन दे रहा है और इसकी लोकेशन है दरभंगा इन बिहार। यहाँ ये भी आप याद रखिएगा कि कौन है जाने माने यानी कि प्रसिद्ध आर्टिस्ट इस तरह की आर्ट के। तो ये है जगदम्बा देवी, सीता देवी, महासुंदरी देवी, गोदावरी दत्ता और भारतीय दयाल। लेकिन गोदावरी दत्ता जी का जब नाम आता है तो मैं आपको बता दूं कि इनको भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म श्री भी मिल चुका है अपने इस हुनर के लिए और मधुबनी आर्ट को स्ट्रांगली प्रमोट करने के लिए। अब चल के देखिए दूसरा आर्ट फॉर्म आज का और ये है वर्ली। वर्ली पेंटिंग स्टाइल एक ट्राइबल आर्ट टाइप की पेंटिंग है और मोस्टली इसे कहां किया जाता है? इसे किया जाता है नॉर्थ सह्याद्री यानी कि वेस्टर्न कोस्टल रेंज में इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहां ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि वर्ली का जो कल्चर है वो कॉन्सेप्ट ऑफ मदर नेचर पे बेस्ड है। वर्ली आर्टिस्ट यूजुअली इस तरह की आर्ट अपनी हट्स यानी कि अपनी झोपड़ियों पे बनाते हैं और ये बनाई जाती है खास तौर पे चावल के आटे और पानी के मिश्रण से और इसमें कुछ इस प्रकार का पदार्थ डालते हैं कि ये आपस में बाइंड होके स्ट्रांगली चिपक जाता है। अब अगर यहाँ के फेमस आर्टिस्ट की बात की जाए तो जीव सोम माश ये बहुत ही जाने माने एक प्रोपोनेंट है इस आर्ट के और साथ में बालू माश। विद दिस द नेक्स्ट आर्ट इज गोंड आर्ट। गोंड आर्ट जो है आपकी ये एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश से और गोंड भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब्स भी हैं, ये भी आपको पता होगा। तो इन्हीं के द्वारा की गई है शुरुआत गोंड आर्ट की। यहाँ पे जो रंग आते हैं वो बहुत ही नेचुरल पदार्थ से ऑब्टेन किए जाते हैं यानी कि इसमें कुछ आर्टिफिशियल इस्तेमाल ये लोग करते ही नहीं है जैसे कि चारकोल, काउ डंग, लीव्स और कलर्ड सॉइल। और अगर करीब से देखा जाए तो ज्यादातर ये डॉट और लाइन यानी कि बिंदुओं और लाइनों पे आधारित होती है। इसी प्रकार से इसके पैटर्न निकलते हैं। यहाँ पे जो सबसे फेमस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इस आर्ट को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स किए हैं उनका नाम है जनगण सिंह श्याम। इसके साथ अब चल के देखते हैं आज की दूसरी हमारी आर्ट और यह है कलमकरी आर्ट। अब कलमकरी तो एक बहुत ही जाना माना नाम है तो इसका लिटरल यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है ड्राइंग विद अ पेन यानी कि कलम के साथ करी हुई आर्ट यानी कि कलमकरी आर्ट। ये भारत में 2 तरह की होती है। एक होती है मछलीपट्टनम स्टाइल जो ओरिजिनेट होता है आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में और दूसरी होती है श्रीकालहस्ती स्टाइल जो चित्तूर से एमिनेट हुआ है और ये भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। तो ये दोनों कुछ अलग अलग फीचर्स लेके आते हैं। जैसे कि अगर बात होती है आपकी मछलीपट्टनम स्टाइल की तो यहाँ पे ब्लॉक प्रिंट्स देखने को मिलते हैं और अगर बात होती है श्रीकालहस्ती स्टाइल की तो यहाँ पे कलम से फ्री हैंड पेंटिंग या ड्राइंग की जाती है ऑन अ फैब्रिक और ऑन पेपर। अब अगर देखा जाए कि इसके फेमस आर्टिस्ट कौन है जाने माने तो इनका नाम है गुरप्पा चेट्टी।
अगला हमारा आर्ट फॉर्म है फड़ पेंटिंग। और फड़ आर्ट का ओरिजिनेशन यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान में। तो फड़ पेंटिंग यहाँ की जानी मानी पेंटिंग है और ये करी जाती थी एक स्क्रोल पे, यानी कि एक बहुत ही लंबे, एक बहुत ही लॉन्ग पेपर या फिर फैब्रिक के ऊपर। और ज्यादातर ये फोक आर्ट है तो इसमें डेटीज यानी कि देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। करीब करीब 30 से 15 फीट लंबे कैनवास या कपड़े पे इसको पेंट किया जाता है। अगर फेमस आर्टिस्ट की बात की जाए फड़ पेंटिंग के क्षेत्र में तो ये है श्री लाल जोशी, नंद किशोर जोशी, प्रदीप मुखर्जी, प्रकाश जोशी, घनश्याम जोशी और शांति लाल जोशी। विद दिस अब देखते हैं तंजावुर पेंटिंग्स के बारे में। तंजावुर पेंटिंग्स दूर से ही नजर आ जाती है अपने सुनहरे रंग के इस्तेमाल के लिए। ये उत्पन्न हुई हैं साउथ इंडियन पेंटिंग स्टाइल से एंड दे आर एसोसिएटेड विद द टाउन ऑफ तंजावुर इन तमिलनाडु। 1600 एडी में इनका ओरिजिनेशन हुआ है। इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया है भारत सरकार द्वारा अपनी यूनिकनेस के लिए इन द ईयर 2007 से 2008। और यहाँ के फेमस आर्टिस्ट हैं कानी मोझी शांताराम और वेंकटेशा राजा। इसके साथ हमारी अगली पेंटिंग है काली घाट पेंटिंग। काली घाट पेंटिंग की शुरुआत 19वीं सेंचुरी में बंगाल में हुई थी। दिस इज अ रिलेटिवली न्यूअर फॉर्म ऑफ आर्ट विच हैज बीन डिस्कवर्ड और इसे किया जाता है ज्यादातर कपड़े पे या फिर जिन्हें पट्टा कहा जाता है इस प्रकार के कैनवास पे। और ये डिपिक्ट करते हैं ज्यादातर देवी देवताओं को, लेकिन बाद में इसमें बदलाव आया और ये सोशल रिफॉर्म की तरफ चली गई। यानी कि काली घाट पेंटिंग्स में सोशल रिफॉर्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है कि किस प्रकार समाज सुधार करा जाए, इसको आर्टिस्ट दर्शाते हैं अपनी कला के थ्रू। यहाँ की फेमस और जानी मानी आर्टिस्ट हैं जामिनी राव जी। इसके साथ चलते हैं हमारे अगले आर्ट फॉर्म की तरफ जो है पट्टचित्र आर्ट। पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग एक बहुत पुराना और पॉपुलर आर्ट फॉर्म है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल स्टेट से संबंधित। यह नाम इवॉल्व किया है संस्कृत शब्द से जिसका अर्थ है पट्टा यानी कि कैनवास और चित्र जिसका मतलब है पिक्चर। तो नाम से ही संदर्भित होता है कि पट्टचित्र का मतलब है कैनवास पे किया गया हुआ चित्र। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है पट्टचित्र आर्ट को, लेकिन दोनों स्टेट्स के लिए अलग अलग टैग दिया गया है क्योंकि बहुत ही ज्यादा फर्क है स्टाइल और मोटिव में बिटवीन ओडिशा स्कूल ऑफ पट्टचित्र आर्ट एंड वेस्ट बंगाल स्कूल ऑफ पट्टचित्र आर्ट। यहाँ के फेमस आर्टिस्ट हैं रघुनाथ मोहोपात्रा, राधा चित्रकार और विजय परिदा। अब इसके साथ चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे पास हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन कहता है Which is the first Indian company to have successfully test fired solid fueled rocket engine? यानी कौन सी है पहली भारतीय कंपनी जिसने टेस्ट फायर किया है ऐसे सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन को? ऑप्शंस आपके पास कुछ इस प्रकार हैं कि स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई लिफ्ट एरोस्पेस, स्काई नाइट एरोस्पेस या स्काई हाई एरोस्पेस। अगला सवाल कहता है इन विच सिटी इज सर रोनाल्ड रॉस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरासिटोलॉजी लोकेटेड? यानी कि किस शहर में स्थित है ये इंस्टीट्यूट? ऑप्शंस आपके पास कुछ इस प्रकार हैं कि ए पुणे, बी मुंबई, सी हैदराबाद या फिर डी चेन्नई। अगला सवाल कहता है विच नेवल एक्सरसाइजेस हैव बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम? भारत और वियतनाम के बीच कौन से नौसैनिक अभ्यास किए गए हैं? ऑप्शंस है ए पैसिक्स 2020, बी इंडो सागर, सी किल्तान 2020 या फिर सिंधुवीर 2020। The next question says who is the MD and CEO of ICICI? यानी कि ICICI के MD और CEO कौन है? ऑप्शंस है ए संदीप बख्शी, बी चंदा कोच्चर, सी संदीप कोच्चर या फिर डी GC चतुर्वेदी। Next question is saying when was the Digital India campaign launched by Indian government? भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? ऑप्शंस है ए 2016, बी 2015, सी 2014 या फिर डी 2017। Next question says where are the headquarters of ISRO located? यानी कि इसरो का मुख्यालय कहां सिचुएटेड है, कहां स्थित है? ऑप्शंस है ए बैंगलोर में, बी चेन्नई में, सी हैदराबाद या फिर डी थुम्बा में। The next question says with which Indian state is कलमकारी आर्ट associated? कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है कलमकारी आर्ट? ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा या फिर डी आंध्र प्रदेश। Eighth question says which of these is a famous form of art from राजस्थान? राजस्थान का कौन सा है इनमें से सबसे प्रसिद्ध आर्ट फॉर्म? ऑप्शन है ए कलमकारी, बी फड़, सी पट्टचित्र या फिर डी गोंड। Next question says
Padma Shri recipient artist Godavari Datta is a proponent of which art form? A. कलमकारी, B. फड़, C. मधुबनी या फिर D. पट्टचित्र। अगला सवाल कहता है ललित कला अकादमी के मुख्यालय कहां स्थित हैं? Where are the headquarters of ललित कला अकेडमी situated in India? ऑप्शंस है A. मुंबई, B. हैदराबाद, C. नई दिल्ली या फिर D. कलकत्ता। With all these interesting questions और आज के सारे जरूरी करंट अफेयर्स के साथ हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को यह सेशन बहुत लाभदायक लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन से मदद मिले तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। With this, I sincerely thank all of you for being a part of today's session.